11वीं में हम पार्ट 3 पाचन तंत्र के आगे का पढ़ेंगे कि आज बताए स्टमक के बारे में। हम पढ़ेंगे पहले ग्रास नलिका। यह गले के पिछले निचले भाग पर शुरू होती है। यह श्वास नलिका के पीछे रहती है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और इससे होकर खाना आमाशय में जाता है। इसके भीतर अंतः त्वचा का आवरण होता है। सीलिया नामक सूक्ष्म रोम होते हैं। अन्न नली की दीवार की ओर चारों ओर स्नायु से बनी होती है और एक साथ लंबाई के साथ फैले रहते हैं। दूसरे चारों ओर चक्र बने हुए लिपटे होते हैं। दूसरी तरह के स्नायु लहर की भांति होते हैं और ये चक्रदार पेशी दीवार से जुड़कर लंबे स्नायु फैलकर भोजन को नीचे भेजती हैं, जिससे भोजन धीरे धीरे अमाशय में जाता है। अब हम देखेंगे अमाशय की रचना। अमाशय भिस्ती के मशक जैसा होता है। यह आहार मध्य नलिका का सबसे बड़ा भाग है। इसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर और लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। मध्य पटल के नीचे बाईं ओर रहता है। इसके ऊपरी सिरे को जो ग्रास नलिका से जुड़ा होता है कार्डियक सिरा कहते हैं। इन दोनों जगह संकोचन स्नायु लगे रहते हैं जो कि वर्तुलाकार होते हैं। यह अमाशय का मुंह खोलने और बंद करने में सहायक होते हैं। अमाशय की आंतरिक रचना। सबसे ऊपर की परत हम देख रहे हैं, ये है पेरिटोनियम कहते हैं। यह चमकीला गुलगुला आवरण होता है और इससे एक प्रकार का दृष्टि करता है जो चिकना रहता है। दूसरे अंगों से रगड़ खाने से बचाता है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। गोलाकार मांसपेशियां होती हैं, फिर लंबवत मांसपेशियां होती हैं। यहाँ ऑब्लिक मांसपेशियां डॉट 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 डैश डैश बनी हुई और फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर होती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे उधर ग्रंथि, रक्तवाहिनी, गोल गोल आकार की ये ब्लड वेसल्स है और न्यूक्लियस ये उसकी बाहरी दीवार है। अमाशय की आंतरिक रचना का चित्र बनाना है। यह पेशियों से पर बनी परत है। इसमें 3 तरह की पेशियां होती हैं, खड़े, आड़े और तिरछे आकार में, और छोटी आंत के पास का मुंह बंद रहता है। इस परत में जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथि से रस पैदा होता है। वह छोटी नलिका द्वारा जठर रस अमाशय के अंदर तक पहुंचाता है। जठर की भीतरी परत श्लेष्मिक झिल्ली होती है। जब जठर रस खाली हो जाता है तो उसमें झुर्री पड़ जाती है। अब हम देखेंगे कि छोटी आंत की रचना क्या है। छोटी आंत जठर के पायरालिक संकुचन से आरंभ होती है। इसकी कुल लंबाई 6.5 मीटर होती है और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। लचीली पेशियों की बनी हुई खोखली नली है जो कुंडलित स्थिति में उदर गुहा में रहती है। पक्वाशय, डियोडीनम इसकी आरंभिक जो 25 सेंटीमीटर के भाग को पक्वाशय या ग्रहणी कहते हैं। यह छोटी आंत के अन्य भाग की अपेक्षा थोड़ा चौड़ा होता है। यह घोड़े की नाल के समान अर्धवृत्ताकार होता है। पक्वाशय के अग्रभाग में पित्त नली पित्ताशय में आकर खुलती है। पित्ताशय का संबंध यकृत से होता है। पक्वाशय के मध्य भाग में अग्नाशय अपनी अग्नाशयिक नलिका द्वारा खुलता है। ग्रहिणी या पक्वाशय में अलग अलग नली द्वारा पाचक रस आकर मिलते हैं, जहाँ भोजन का 95% भाग पचता है। यहाँ भोजन तरल कायम के घोल के रूप में हो जाता है। अब देखेंगे बड़ी आंत की रचना। बड़ी आंत 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 मीटर लंबी होती है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। बड़ी आंत के दाहिनी तरफ छोटी आंत प्रारंभ से कुछ आकार ऊपर की ओर मिलती है। बड़ी आंत के नीचे बंद भाग आंत का भाग होता है, उसे स्थूल आंत्राशय में कहते हैं। इसके नीचे 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हिस्सा जो कि डोरी के समान नीचे लटकता रहता है, उसे आंत्रपुच्छ एपिडेक्स कहते हैं। आंत्रपुंछ में अमीबा एवं लाभकारी जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो जटिल भोजन को तोड़कर शर्करा में बदल देते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, जैसे ऊर्ध्वगामी वृदांत, अनुग्रस्त वृदांत। ऊर्ध्वगामी वृदांत में है यह यकृत की ओर बाईं ओर मुड़ जाता है, और अनुग्रस्त वृदांत जो कि यकृत की बाईं ओर प्लीहा तक जाकर नीचे मुड़ जाती है, जैसा कि हम ये चित्र में देख रहे हैं। हेपेटिक फ्लेक्सिबल, एसेंडिक कॉलन, फिर स्प्लेनिक फ्लेक्सिबल, डिसेंडिंग कॉलन, सीसम, अपेंडिक्स की ये जो हमने अभी दिखाया, ये अपेंडिक्स की ये जो डोरिनोबाए नली पाइप के समान है। सिग्मोइडल कॉलन, रेक्टम। अब है अधोगामी प्रदान।
ये नीचे का भाग है, यह बाईं ओर प्लीहा की ओर से कंटिर से उतरता है। बड़ी आंत के अंतिम 12 से 15 सेंटीमीटर भाग को रेक्टम कहते हैं, जो गुदा द्वार पर समाप्त होता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चलता है कि बड़ी आंत की रचना भी छोटी आंत के जैसी ही होती है। छोटी आंत की तरह बड़ी आंत के अंततः झुर्री और सलवट एवं विलाई नहीं होते। आंत छोटी आंत जैसी चिकनी नहीं होती और आड़ी होने के कारण यह फूली दिखाई देती है। इसके बाहरी आवरण पर स्नायु के लंबे आड़े पट्टे बने रहते हैं, इस कारण आंतें जगह जगह फूली दिखाई देती हैं। अभिभूव है भोजन का पाचन का कार्य। दांतों द्वारा भोजन बहुत ही महीन टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। अब यह बिल्कुल महीन पिसा हुआ भोजन जीभ की सहायता से लार के समान साना जाता है। लार में टाइलिन होता है, म्यूसिन भी होता है और एंजाइम निकलता है। वह कार्बोज को माल्टोज शर्करा में बदलती है। भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, इसीलिए खाने का मुंह में काफ़ी समय तक रहता है, ताकि टाइलिन की क्रिया को पर्याप्त समय मिल सके। अब भोजन खूब चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए आराम से। म्यूसिन भोजन को लसलसा बनाता है। अमाशय के पाचक रस तथा पाचन क्रिया। भोजन अमाशय में आते ही गैस्ट्रिक हार्मोन निकालकर जठर ग्रंथियों को सक्रिय बनाता है, जिससे जठर ग्रंथियों से जठर रस उत्पन्न होता है। जठर रस पानी जैसा स्वाद में खट्टा रहता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अतिरिक्त रेनिन, पेप्सिन नामक 2 पाचक एंजाइम होते हैं। ये पाचक द्रव्य भोजन के प्रोटीन तत्वों में निम्नांक की तरह आसानी परिवर्तित होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन मिलकर भोजन के प्रोटीन तत्वों को पेप्टोन जैसे घुलनशील पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। रेनिन नामक पाचक द्रव्य दूध के प्रोटीन केसीन को प्रभावित कर देता है और दही में बदल देता है। फिर पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मदद से दही जैसा पदार्थ आसानी से पच जाता है। अमाशय में क्रमांकुंचन क्रिया होती है, यानी फैलने से गुड़ने की क्रिया होती है, जिससे जठर रस भोजन में मिल जाता है, पिसकर एक लेई के समान रूप में बन जाता है, जिसे कायम कहते हैं। कार्बोज पदार्थों को अधिक शोषण योग्य बनाते रहते हैं। जठर में 3 घंटे भोजन रहने से कारण केशवाहिनियों द्वारा बहुत थोड़े ये शर्करा तत्व और पेप्टोन का विशोषण भी होता है। पायरोलिक वाल्व पर होकर कायम ग्रहणों में पहुंचता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। फिर पक्वाशय में यकृत और अग्नाशय से पाचक रस पहुंचते हैं तथा स्रावित में विशिष्ट ग्रंथियों स्थित में आंत्र रस और पित्त रस की उपस्थिति में भोजन कर, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे बाद ये होता है अमाशय की। फिर 2-5 घंटे बाद यहाँ पाचन क्रिया होती है। फिर 5-9 घंटे के बाद फिर से पाचन की क्रिया का बदल जाता है, जो अग्नाशय से अमाशय में जाता है। फिर 9 से 24 घंटे ये बदलता रहता है। पचाने में मदद करते इनका अलग अलग उल्लेख किया जाता है। अग्नाशय रस, पक्वाशय में अग्नाशयी नलिका द्वारा यह रस लाया जाता है। अल्कलाइन होता है, जो क्षारीय और पतला और रंगहीन होता है। एमाइलोसिन, ट्रिप्सिन, इसिएप्सिन 3 पाचक रस विकर खमीर एंजाइम होते हैं। एमाइलेप्सिन के कारण कार्बोज पदार्थ ग्लूकोज शर्करा में बदलते रहते हैं। ट्रिप्सिन की प्रोटीन के पदार्थों पर होती है। प्रोटीज तथा पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में बदल देते हैं। स्टिएप्सिन वसा को पहले हिमल्सन या दूध जैसा पदार्थ तैयार होता है, तुरंत वसीय अम्ल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। इस प्रकार भोजन के कार्बोज, प्रोटीन और वसा तत्वों का पाचन ग्रहणी या यकृत में अग्नाशय रस, पित्त रस द्वारा किया जाता है। पित्त रस यह हरे पीले रंग का ब्लू जूस और पतला पदार्थ है। क्षारीय कसैली स्वाद पित्त रस का उत्पादन यकृत में होता है और संग्रह पित्ताशय में होता है। पित्त रस के कार्य: अम्लीय कायम को क्षारीय बनाना होता है, भोजन को सड़ने से रोकते हैं, रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, अग्नाशय रस को सक्रिय करते हैं। आंत रस आंत के भीतर वाली ग्रंथियों के स्तर में स्थित ग्रंथियों से आंत रस उत्पन्न होता है। इसमें रेप्सिन और अन्य पाचक
विकार एंजाइम रहते हैं। इरेप्सिड के कारण पेप्टाइड के रूप में प्रोटीन तत्व आसानी से अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। लाइपेज विकर वसा को बसीय अम्ल में बदलता है ग्लिसरॉल में। इस प्रकार भोजन के शोषण युक्त इलाका छोटी आंत में संपन्न हो। भोजन का अभिशोषण, अब हम पढ़ेंगे भोजन का अभिशोषण, एब्जॉर्ब कैसे होता है। शरीर की प्रत्येक गति में यह अत्यंत आवश्यक, प्रत्येक पेशी को आवश्यक भोजन रस मिलता रहे। पेशियों तक भोजन पहुंचाने में यह अन्न मार्ग में पचे हुए भोजन को यकृत तक पहुंचाना अभिशोषण कहलाता है। अभिशोषण दो प्रकार का होता है। एक भोजन लवण पानी सूक्ष्म ग्लूकोज रूप में प्रोटीन तत्व अमीनो एसिड को बदलता है और सूक्ष्म रक्त केशिकाओं द्वारा शोषित कर लेता है। अभिशोषण मुंह में बिल्कुल नहीं होता और यह अधिक देर तक नहीं ठहरता। प्रत्येक विलयी में उठे अंकुर जो होते हैं वो केशवाहिनी और रसवाहिनियाँ होती हैं। उनकी अपचय पारदर्शी दीवार से भोजन रस केशवाहिनियों के में पहुंच जाता है और यह केशवाहिनियों से छोटी आंत की एक शिरा बनाती है। अब ये दोनों शिराएं मिलकर निवाहिका शिरा बनाती हैं और उपरोक्त सभी भोजन रस पानी लवण ग्लूकोज अमीनो एसिड के रूप में विद्यमान रहते। भोजन का स्वांगीकरण है कि ग्लूकोज में बदलता है, फिर कार्बोज में और फिर सारे शरीर में पहुंचाता है ग्लूकोज बनाकर हमारे, और हमें उससे ताकत मिलती है। फिर अभिशोषण की क्रिया स्निग्ध पदार्थों का ही यह अभिशोषण है। अब है यकृत स्थिति और रचना। यकृत की दाहिनी ओर मध्य पटल डायफ्राम के नीचे इसका रंग कत्थे जैसा होता है। इसकी लंबाई 20 और 15 चौड़ाई होती है। इसमें 1.5 किलो वजन होता है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह अष्टकोण की आकार की कोशिकाएं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे भोजन के अन्य अंगों के भाग। जैसा आप देख रहे हैं, मुख, आमाशय, ग्रहणी, पक्वाशय, छोटी आंत, लार, जठर रस, अग्नाशय रस, पित्त रस आदि, ये सब उसमें पाचक रस वाले। इटाइलिन, टेनिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसा कि हम चार्ट में देख रहे हैं कि कौन सी क्रिया कहाँ पर होती भोजन की। कार्बोज बनाता मुख में, ये लैक्टोज जैसे प्रोटीन उत्पन्न करता है, फिर माल्टोज और शर्करा में बदल जाता है और शर्करा ये पानी लवण शक्कर को पेप्टोन में बदल के शोषित कर लेता है। अब पढ़ेंगे हम आगे कि यकृत की रचना के बारे में। पित्ताशय, यकृत में पित्तरस होता है। यकृत एक पित्तरस एक दिन में तैयार होता है। यकृत की छोटे नलिका एकदम नली में जाती हैं जो पित्ताशय में इकट्ठी होती हैं। पित्त नली द्वारा पक्वाशय में पहुंचाया जाता है। यकृत में धमनी शिरा से निकली हुई केशवाहिनियों का जाल बिछा रहता है जो केश नलिका में यकृत से पित्तरस को पित्ताशय में जमा करती है। पित्तरस यह हरे पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। यकृत का कार्य क्या क्या है हम पढ़ेंगे। यकृत पित्तरस बनाता है। यकृत चिकने पदार्थ के पाचन से मदद करता है। अधिक कार्बोज तत्वों का सेवन किए जाने पर शक्कर ग्लूकोज को यकृत ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। शरीर को जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में यह रक्त मार्ग द्वारा पहुंचाता है। शरीर की विभिन्न पेशियां प्रोटीन की बनी होती हैं। भोजन के अंत 7 आंतड़ियों में भी हुए विषैले पदार्थ को नष्ट करता है। यह लोह तत्वों का संग्रह है। लाल कण में एवं हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। कैरोटीन जीवन ये सूर्य की किरणें जीवन सत्व आदि को सहायक होता है बनाने में। यह रोगाणु को नष्ट करता है। ग्रहणी में भोजन को सड़ने से रोकता है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं लीवर की रचना। ये लीवर यानी यकृत, राइट हेपेटिक और गॉल ब्लैडर, ये हरे रंग का गॉल ब्लैडर है। साइटिक डक्ट है नली, फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट है, स्टोमक है। ये बना हुआ पाइप के समान है। अब पढ़ेंगे हम आगे कि अग्नाशय में क्या है, क्या इसकी रचना है। पाचन क्रिया है। फिर अग्नाशय 15 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा 4 सेंटीमीटर। इसमें इंसुलिन का उपयोग होता है। इंसुलिन तैयार नहीं होता है। इसमें अतिरिक्त शक्कर मूत्र के साथ जाने लगती तो इस एक प्रकार का रोग हो जाता है डायबिटीज, जिसे हम मधुमेह कहते हैं। स्थिति इसकी रचना नलिका विहीन ग्रंथि आदि होती है और ये इसका वजन 150 ग्राम करीब होता है। संबंध पाचन से नहीं है बल्कि रक्त निर्माण करता है। इस अग्नाशय रक्त निर्माण करता है और नलिका विहीन ग्रंथि है ये। अब हम ये प्रश्न उत्तर की
तरफ नजर डालेंगे। पाचन की परिभाषाएं लिखिएगा आप, कॉपी में करना आपको। आहार नली के अंगों के नाम लिखना है। फिर पैनक्रियाज के रचना दे बनानी है आपको।